ये कर्फ्यू जैसे माहौल में देश का संदेश भी अच्छा नहीं जाता है। नंबर एक। नंबर दो, जो साझा डिक्लेरेशन हमने देखा, दिल्ली डिक्लेरेशन, वो भी कमोबेश ठीक है, लेकिन बाली से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में रसिया यूक्रेन के मसले पे जो लाइन है, मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ गांधी को युद्ध के संदर्भ में पढ़ा गया होता, मैंने एक सोशल मीडिया पे ये लिखा भी, अगर उसको एक हम एक ऐसे आधार के रूप में रखते कि उसके इर्द गिर्द हमारा स्टेटमेंट जारी जारी हो तो वो बेहतर होता। लेकिन सर, आपका ये पौराणिक विचार है वसुधैव कुटुंबकम, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने और सरल भाषा में कहा, एक परिवार की भावना ने भारत में विकास को टिकाऊ समावेशी बनाया है और इसी मॉडल को आगे बढ़ाया नहीं, जाने की जरूरत देखिए, जाहिर है जब प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं, बल्कि टैगलाइन ही थी G20 की, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन प्रधानमंत्री जी से तो हमारा आग्रह यही होता है कि ये सिर्फ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ना हो, देश में भी इसी परिपाटी को, इसी संदेश को उतारा जाए। देश में अगर कुटुंबों के बीच में शांति और सौहार्द का माहौल नहीं है, न्याय का माहौल नहीं है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसी संदर्भ में हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं और कहते रहे हैं और कहते रहेंगे कि ये हमारे अपने देश में पहले एक बार लागू हो और हम दुनिया को दिखाएं कि इतनी विविधता के बीच में भी सौहार्द का ये उदाहरण देश के, दुनिया के सामने हो। लगातार आप लोग सरकार पर हमलावर रहते हैं लोकतंत्र को कमतर और कमजोर करने को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में संवाद और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में भारत का विश्वास जो है वो प्राचीन काल से अटूट रहा है। देखिए, ये इससे कहीं कोई विरोध नहीं है। जो वज्जियन लोकतंत्र था, मैं एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगा कि बुद्ध ने आनंद से पूछा कि आनंद, वज्जियन डायनेस्टी लोकतंत्र इतना बढ़िया काम क्यों कर रहा है? तो बुद्ध ने खुद ही जवाब दिया कि जब तक ये फ्रीली और फियरलेसली बात करेंगे तब तक ये कभी डिक्लाइन नहीं करेंगे। इसमें संदेश है, फ्रीली और फियरलेसली हम बात कर पाए। संसद महज एक इमारत ना हो, उसके अंदर वो इबारतें गूंजे जो देश के लोग सुनना चाहते हैं। मणिपुर से लेकर नूह तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक, वो परिस्थितियां पैदा करने में चूक तो हो रही है। यूक्रेन जैसे मुद्दे आपापों की स्थिति थी कि क्या सहमति बनती है, लेकिन G20 संधि का जब अनावरण हुआ तो उसमें 100% आम सहमति जो है वो देखिए, यूक्रेन को लेकर 100% आम सहमति है, लेकिन आप ये भी देखिए कि बाली से चल करके दिल्ली में इसमें कुछ तब्दीलियां आई। उसी संदर्भ में मैंने कहा था कि एक टॉकिंग पॉइंट, एक नैरेटिव हो सकता था जो बापू का विचार, आज तो सब गए हैं ना राजघाट सुबह सुबह, बापू का जो विचार युद्ध को लेकर के था, अगर उसके इर्द गिर्द हमारा स्टेटमेंट होता ना, तो मैसेज एम्बिगुअस नहीं होता, सीधे तौर पे होता। तो ऋषि सुनक काफ़ी वोकल देखे गए इस मीटिंग के दौरान। जो महत्वपूर्ण लाइन उनकी है, जो ट्वीट किया उन्होंने, दो राष्ट्र और एक महत्वाकांक्षा, जैसे दो सगे भाई के बीच होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये सगे भाई वाले, अब मैं समझता हूँ आने से पहले सुनक जी ने एक बयान और दिया था कि कोई भी ट्रेड का जो पैक्ट होगा वो ब्रिटेन के हितों को खारिज करके नहीं होगा, तो उसमें लेन देन वाली चीज़ें बनानी होंगी। आपकी ओरिजिन इंडिया में है, लेकिन आप ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सब कुछ जो हो ना वो इक्वल फुटिंग पे हो, ये सिर्फ शब्दावली में ना हो, रिटोरिकल स्टेटमेंट ना हो, ज़मीन पे उतरे। कल भी आपने एक अलग लाइन लिया था चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर। अब उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, वो पूरे आंध्र प्रदेश में भूख हड़ताल की बात कही है। देखिए, ये तय करना होगा कि हम अपनी राजनीति को क्या इस स्तर पर लेकर के चले जाएं। मैंने कल भी कहा था कि केंद्र की सरकार ने एक नई लकीर खींच दी है कि जिस विपक्ष के नेता को आप डील ना कर पाओ उसको गिरफ्तार करवाओ, ईडी, आईटी, सीबीआई है। अब इसका एक ट्रांसलेशन स्टेट के लेवल पे हो रहा है, तो अंततः क्या होगा ना कि हमारे लोकतंत्र के अंदर ये रुग्णता महारोग में तब्दील हो जाएगी। फिर यही होगा, जहां जिसको मौका लगेगा उसको जेल में डालो, कानून का राज, ये सब किताबी बातें रह जाएंगी। दलितों को एकाकार करने के लिए बहुत राजनीतिक नारे लगे, लेकिन उनके अधिकार की जब बात आती है तो बीके हरिप्रसाद खुद कांग्रेस के नेता होकर आवाज उठाए हैं कि कर्नाटका में दलित सीएम अब भी नहीं है और कम से कम
सबसे योग्य जो जी परमेश्वर हैं उन्हें कम से कम डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे कहा कि बीके हरिप्रसाद जी को मैं जानता हूँ, उनकी वैचारिकी बहुत सुदृढ़ है। उन्होंने अपने दल के अंदर ये बातें रखी हैं और जाहिर तौर पर अपने दल के अंदर उन्होंने बात रख करके एक धारा की बात की है। कांग्रेस के ऊपर निर्भर है कि इसको कैसे वो आत्मसात करते हैं और उस पर आचरण कैसे करते हैं। एक सर आखिरी सवाल है, कुछ चीज़ें आप लोगों के हित में होते जा रहा है एक एक करके। सचिन पायलट जो विरोध में सुर अख्तियार करते थे, अब वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, ये तो छवियां जो राजस्थान से निकल करके आ रही हैं, जो मैसेज आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ना सिर्फ राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बारे में कमोबेश यही धारणा है। और ये धारणा अभी हाल के उपचुनावों को मैं बहुत महत्व नहीं देता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक जो माइंडसेट है, लोग विकल्प चाह रहे हैं, लोग ऊब गए हैं, लोग परेशान हैं। अब मतलब उन परेशानी में लोग हल ढूंढ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की पार्टी बीजेपी वो हल के बदले एक तमाशा देती है। तुम्हें रोटी चाहिए, ये तमाशा है। तुम्हें रोजगार चाहिए, लो ये तमाशा, कुछ दिन इसमें ताली बजाओ। इससे लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित नहीं होता है। एक सर मैं अलग से सवाल लेता हूँ, आप लोग अक्सर कहते हैं गांधी का भारत। आज जितने विदेशी मेहमान आए वो एक कतार में गांधी समाधि के सामने राजघाट पर खड़े दिखे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को भी आज एहसास हुआ होगा कि उन्होंने सांसद क्यों बनाया प्रज्ञा जी को भोपाल से, जिनके लिए गोडसे सबसे बड़ा देशभक्त था। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध और गांधी के देश से आया हूं, तो वो तो आचरण में भी दिखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि गांधी हैं ही ऐसे, 100% उनकी बातों से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन जो उस व्यक्ति ने इस देश को दिया है उसको मिटाने की जो कोशिश होती है गाहे बगाहे, और इन्हीं के द्वारा होती है, इन्हीं के दल के द्वारा होती है, तो ये याद रखिए सदियां बीत जाएंगी, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। ये गांधी का अंजुमन है।